उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लू डायमंड को जिस सीक्रेट ब्लॉक और सीक्रेट बॉक्स में रखा गया था वो दोनों खुले हुए थे और वहां ब्लू डायमंड की जगह एक कार्ड पड़ा मिला था जिस पर एक औरत के स्याह भूत की शक्ल बनी हुई थी, जिसके नीचे बाकायदा लेडी घोस्ट लिखा हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि लेडी घोस्ट ने नेशनल म्यूजियम से जिस ब्लू डायमंड को चोरी करने का ऐलान किया था वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। उसने नेशनल म्यूजियम में इंतहाई हिफाजती इंतजाम के बावजूद दाखिल होकर ब्लू डायमंड चोरी कर लिया। खबर के मुताबिक ब्लू डायमंड की चोरी से हुकूमत में हलचल सी मच गई है। आला सिक्योरिटी इदारे लेडी घोस्ट और ब्लू डायमंड की तलाश में मुसलसल भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना उन्हें ब्लू डायमंड मिल सका और ना ही वो लेडी घोस्ट को तलाश कर सके। सारी खबर पढ़कर इमरान ने एक तवील सांस लिया और अखबार मेज पर रख दिया। आया कुछ समझ में? जूलिया ने इमरान को अखबार रखते देखकर उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। सिर्फ यही समझ में आया है कि कोई लेडी घोस्ट है जिसने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि वो नेशनल म्यूजियम से ब्लू डायमंड चोरी कर लेगी। उसने हुकूमती इदारों को चैलेंज किया था कि अगर वो इससे ब्लू डायमंड को बचाना चाहते हैं तो वो नेशनल म्यूजियम में जिस कदर चाहें हिफाजती इंतजामात कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ना सिर्फ नेशनल म्यूजियम पर पहुंच जाएगी बल्कि वहां से ब्लू डायमंड भी चोरी कर लेके जाएगी और वो अपना चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गई है। ये लेडी घोस्ट कौन है और एक ब्लू डायमंड के लिए हुकूमत इस कदर भुखलाहट का शिकार क्यों हो रही है, इस बात को समझना अभी बाकी है। अगर तुम्हें मालूम है तो तुम बताओ, इमरान ने कहा। क्या आपने पिछले चंद हफ्तों के अखबारात का मुतालिया नहीं किया था? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं रात को ही लौटा हूं। मैं चीफ के हुक्म पर सर सुल्तान के साथ एक्रीमिया में एक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया हुआ था। वहां से 2 हफ्तों के बाद ही लौटा हूं। जाहिर है एक्रीमिया में होने की वजह से मैं यहां शाया होने वाले अखबारात का मुतालिया कैसे कर सकता था, इमरान ने कहा। इस बार उसके लहजे में कदर संजीदगी का अंसर था। उसी लम्हे सालिया ट्रे उठाई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ट्रे में चाय के कप थे। इसने आगे बढ़कर उनके सामने चाय का एक एक कप रखना शुरू कर दिया। इतने कप? अगर ये सब तुम्हारे साथ ना आते तो मैं एक एक करके इनसे कई दिन बेड टी पी सकता था, इमरान ने करहा कर कहा। तुम फिर पटरी से उतर रहे हो, जूलिया ने कहा। मैं पटरी पर चढ़ा ही कहा था, इमरान ने कहा। तो वो सब एक बार फिर हंसने लग गए। पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में आफत की एक परकाला जो खुद को लेडी घोस्ट कहती है ने तहलका मचा रखा है। वो कहती है कि वो दुनिया की माहिर तरीन तखफीफ है। दुनिया की किसी भी चीज़ को चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। जिस चीज़ को वो चोरी करना चाहे उसे अगर पाताल में भी छुपा दिया जाए तो वह आसानी से इस तक पहुंच सकती है और उसे वहां से निकाल कर ला सकती है। इसने 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान के तमाम अखबारात में अपने हवाले से खबर शाया कराई थी। इसके बाद उसने वाकई ही जो कहा वो सच कर दिखाया था। उसके पहला शाया होने वाली खबर क्या थी और उसने क्या क्या किया था, इसके बारे में इन तमाम अखबारात की कटिंग अपने साथ ले आया हूँ। आप सारी गुफ्तगू देख लें, तब आपको खुद इल्म हो जाएगा कि लेडी घोस्ट कौन है, सफदर ने कहा। उसने अपने कोट के अंदर बगल में दबी हुई एक फाइल निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ा दी। फाइल खासी फूली हुई थी। इसमें तमाम मकामी अखबारात की कटिंग्स मौजूद हैं जिनमें मैंने तरतीब से लगाया है। आप इत्मीनान से उन्हें देख लें, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे, सफदर ने कहा। इमरान ने से फाइल ली और उसे फाइल खोलकर देखने लगा। फाइल में मकामी अखबारात के मुतअद्दिद कटिंग्स थी जिन्हें सफदर ने क्लिप करके रखा था। ये तो खासा मुआद है, इसे पढ़ते पढ़ते तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, इमरान ने कहा। नहीं, आपको ये सब पढ़ने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप पढ़ना चाहें तो, सफदर ने मुस्कुरा कर कहा। तो क्या 1 घंटे तक तुम सब यहीं मेरे सर पर बैठे रहोगे, इमरान ने कहा। तो वो सब हंस पड़े। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। लेडी घोस्ट के हवाले से हमें तुमसे कुछ और भी बातें करनी है, लेकिन ये सब बातें तब होंगी जब तुम लेडी घोस्ट के अब तक सरंजाम दिए हुए तमाम कारनामों के बारे में नहीं जान लेते, जूलिया ने संजीदगी से कहा। अगर ये मेरी होने वाली का हुक्म है तो मैं भला कौन होता हूँ इसका हुक्म टालने वाला, इमरान ने कहा। तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े और फिर वो सब चाय की सिप लेने लगे, जबकि फाइल खोलकर इमरान इसमें अखबारात की कटिंग्स देखने में मसरूफ हो गया। पहली कटिंग में लेडी घोस्ट की तरफ से एक छोटा सा इश्तिहार शाया हुआ जिसमें एक लड़की की तस्वीर भी थी। तस्वीर में लड़की ने मशहूर अंग्रेजी फिल्म बैटमैन की तर्ज का लिबास पहन रखा था जो चमड़े का बना हुआ था और इंतहाई चमकदार था। इस लिबास के साथ एक टोपी भी मुंसलिक थी जो लड़की के चेहरे तक झुकी हुई थी और टोपी में 2 सींग भी बने हुए थे। लड़की ने अपना चेहरा भी स्याह नकाब में छुपा रखा था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी जो नीले रंग की थी। लड़की दोनों पहलुओं पर हाथ रखे और ऊंची हील वाली सैंडल पहने बड़े स्टाइल में खड़ी थी। उसके पहलुओं में होल्स्टर लगे हुए थे जिनमें भारी रिवॉल्वरों के दस्ते झांक रहे थे। इस तरह उसकी टांगों पर चमड़े की पट्टियों में 2 बड़े खंजर भी अड़े हुए थे दिखाई दे रहे थे। इमरान चंद लम्हे गौर से इसको देखता रहा। उसने तस्वीर के नीचे लगा इश्तिहार पढ़ना शुरू कर दिया जैसे सफदर ने एक सादा कागज पर चिपका रखा था।
इश्तिहार की हेडिंग लेडी घोस्ट थी। नीचे लिखा हुआ था कि मैं लेडी घोस्ट हूँ और मेरा काम चोरी करना है। मैं ज़मीन की गहराइयों में छुपाई गई चीज़ों को भी आसानी से तलाश कर सकती हूँ और उसे वहाँ से निकाल कर भी ला सकती हूँ, और मैं पाकिस्तान में आवाम की मदद करने के लिए आई हूँ। किसी भी पाकिस्तानी को अपने किसी दुश्मन या अपने दोस्त की कोई चीज़ पसंद हो और उसे चोरी कराना चाहे तो मैं उसके लिए अपनी खिदमत पेश करती हूँ, वो चीज़ कीमती हो या बेवकत। इस चीज़ को अगर खुफिया से खुफिया जगह या हार्ड स्ट्रॉन्ग रूम में भी रखा गया हो तो मैं उसे आसानी से चोरी कर लूँगी। चोरी करने के लिए मेरा मुख्तसर सा मुआवजा होगा जिसे हर आदमी आसानी से अदा कर सकता है। मैं मामूली से मुआवजे की इवज़ बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती चीज़ चोरी कर सकती हूँ। अवामुल नास को अपने वजूद का यकीन दिलाने और उनके एतमाद के लिए मैं आज रात एक खसूसी चोरी करूँगी। मेरी पहली चोरी प्रेसिडेंट हाउस में होगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक ऐसा कलम है जो सोने का बना हुआ है और जिसकी टिप हीरे की है। यह कलम प्रेसिडेंट साहब को हाल ही में अरब एमिरेट्स के शाह ने तोहफे में दिया था, जिसकी पीछे दोनों मीडिया खबरें आम थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस कलम को हर वक्त अपने पास रखते हैं। मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को चैलेंज करती हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने सोने का कलम कहीं भी छुपा कर रख लें, उसकी हिफाजत का जो चाहे इंतजाम कर लें, लेकिन उनका यह कलम रात 12 बजे तक उनके पास रहेगा और जैसे ही रात के 12 बजेंगे वो कलम उनके पास से गायब हो जाएगा। ये खबर पढ़कर इमरान हैरान हुआ। उसने दूसरा सफ़ा देखा जिसमें अगले दिन की न्यूज़ कटिंग थी। खबर में लेडी घोस्ट की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया गया था, जिसमें लिखा था कि लेडी घोस्ट ने कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को जो चैलेंज किया था, उसने अपना चैलेंज पूरा करते हुए तमाम सिक्योरिटी इदारों को नॉकआउट कर दिया था और इनके बेपनाह हिफाजती इंतजाम के बावजूद लेडी घोस्ट न सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गई थी, बल्कि इसने प्रेसिडेंट को अरब एमिरेट से गिफ्ट मिला हुआ सोने का कलम भी चोरी कर लिया था, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई हिफाजत के साथ और अपनी निगरानी में एक इंतहाई खुफिया जगह छुपा दिया था। 12 बजने के बाद जब प्रेसिडेंट साहब ने इस खुफिया जगह जाकर देखा तो ये देखकर वो परेशान हो गए कि कलम वहां से गायब था। इस कलम को प्रेसिडेंट साहब ने खुद छुपाया था और उस कलम को इस तरह गायब हो जाना खुद उनके लिए भी इंतहाई हैरान कुन और नाकाबिल यकीन था। इसी सफ़े पर एक और कटिंग लगी थी जिसमें लेडी घोस्ट ने बताया था कि उसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सोने के कलम के लिए कल जो चैलेंज किया था उसने पूरा कर दिया। एक तस्वीर में बैटमैन जैसे लिबास में मलबूस लेडी घोस्ट के हाथ में सोने का वो कलम भी दिखाई दिया गया था जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद था। इसी सफ़े पर एक और खबर थी जो लेडी घोस्ट के हवाले से ही थी। इस खबर में लेडी घोस्ट ने अपनी दूसरी वारदात के बारे में ऐलान किया था कि आज रात 12 बजे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नकब लगाएगी और प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो डायमंड का सिगार बॉक्स चोरी करेगी। ये सिगार बॉक्स भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए किसी अरब शहजादे ने दिया था जो अरसाए दराज से प्राइम मिनिस्टर हाउस की जीनत बना हुआ था। अगले सफ़े में लेडी घोस्ट ने अपना दूसरा चैलेंज भी बगैर किसी परेशानी के पूरा कर दिया था। इंतहाई हिफाजत में और इंतहाई खुफिया जगह रखा जाने वाला हीरों का बना हुआ स्कार बॉक्स भी इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर चोरी कर लिया गया था। इस तरह अगली कटिंग्स में भी लेडी घोस्ट के हवाले से बहुत ही खबरें थी। इन खबरों में लेडी घोस्ट ने इंटरनेट पर लेडी घोस्ट के नाम पर एक वेबसाइट बना रखी थी। लेडी घोस्ट का कहना था कि जैसी भी उसकी मदद की ज़रूरत हो वो इस वेबसाइट के ज़रिए इससे रब्ता कर सकता है और इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने लेडी घोस्ट को आजमाया भी था और इसे चोरियां भी करवाई थी। लेडी घोस्ट का एक वाज़ेह पैगाम भी था कि वो सिवाय चोरी करने के और कोई काम नहीं करती, इसलिए उसकी खिदमत हासिल करने के लिए वही राब्ता करे जो इससे चोरी करना चाहता हो, चाहे वो कोई कीमती चीज़ हो या कोई बेमानी चीज़। हैरत है ये किस किस्म की चोरी है जो कीमती चीज़ें भी चोरी करती है और बेमानी चीज़ें भी, और से जो चीज़ भी चोरी करनी होती है उसका वो बाकायदा ऐलान करती है और फिर वो इस चीज़ को मुकर्ररा वक्त पर जाकर चोरी भी कर लेती है। इमरान ने सारी अखबारी कटिंग्स देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, यही तो इस चोरनी का खासा है, वो हैरत अंगेज तौर पर काम करती है और उसने अब तक जो चैलेंज किया है उससे पूरा किया है। अखबारात में लेडी घोस्ट और उसके चोरी के कारनामे भरे हुए हैं। सफदर ने कहा, लेकिन ये है कौन और ये सब क्यों कर रही है? इमरान ने कहा, नाम से तो वो किसी भूत की ही रिश्तेदार मालूम होती है, लेकिन हमारे ख्याल के मुताबिक ये चोरनी आम चोरनी नहीं है। चोरी की वारदात के लिए खास तरीके इस्तेमाल करती है और वो खास तरीके साइंस जादू ही हो सकता है। कैप्टन शकील ने कहा, साइंसी जादू? इमरान ने चौंक कर कहा, हाँ, वो साइंसी टेक्निक से किसी भी इमारत में नकब लगाती है और साइंसी आला से इस खास चीज़ को ट्रेस भी कर लेती है और फिर वो साइंसी तरीके से ही इन चीज़ों को वहाँ से गायब करती है। इसकी मिसाल ब्लू डायमंड से दी जा सकती है। जूलिया ने कहा, कैसी मिसाल? इमरान ने चौंक कर कहा, ब्लू डायमंड दारुल हुकूमत के सबसे बड़े और पुराने अजायब घर से चोरी किया गया है। इस डायमंड के बारे में चूंकि लेडी घोस्ट ने पहले ही चोरी करने का ऐलान कर दिया था, इसलिए इस अजायब घर और अजायब घर में मौजूद ब्लू डायमंड को खास अहमियत दी जा रही थी।
اس ڈائمنڈ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بلو ڈائمنڈ فرعون سومرامس کے تاج کا حصہ ہے جو مصر کے ایک قدیم مقبرے میں سومرامس کے تاج کے ساتھ دریافت ہوا تھا۔ اس مقبرے اور فرعون سوم کو دریافت کرنے کا صحرا چونکہ پاک ایشیا کے ایک ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر شرجیل کے سر تھا، اس لیے مصری حکومت نے پاک ایشیائی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر شرجیل کو اعزازی طور پر ہیرا تحفے میں دے دیا تھا۔ کیونکہ ڈاکٹر شرجیل محب وطن تھا اس لیے اس نے یہ ہیرا پاک ایشیائی حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ ڈاکٹر شرجیل کی خواہش پر یہ ہیرا دارالحکومت کے بڑے عجائب گھر کو دے دیا گیا تھا جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح پاک ایشیا آتے تھے۔ بلو ڈائمنڈ کو عجائب گھر میں انتہائی حفاظت سے رکھا گیا تھا اور اس ہیرے کی سیکیورٹی کے لیے بھی بے حد انتظامات کیے گئے تھے۔ اس ہیرے کو ایک بارڈ باکس پہ ہارڈ باکس میں عوام سے کافی فاصلے پر رکھا گیا تھا تاکہ کوئی ہیرے کی ہارڈ باکس کو بھی چھوڑ نہ سکے۔ جب لیڈی گھوسٹ نے اس ہیرے کی چوری کا اعلان کیا تو عجائب گھر کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور ہیرے کے گرد حفاظتی انتظامات بھی انتہائی سخت کر دیے گئے۔ لیڈی گھوسٹ نے ہیرا 3 دن میں چوری کرنے کا کہا تھا، اس لیے نیشنل میوزیم کو عام و خاص کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، لیکن کل رات انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی ہونے کے باوجود ہارڈ باکس سے ہیرا غائب تھا۔ ہارڈ باکس سے ہیرا نکالنے کے لیے صرف ہارڈ باکس کو ریز کٹر سے کاٹا گیا تھا، جبکہ وہاں کیے گئے کسی بھی حفاظتی سسٹم کو چھیڑا تک نہیں گیا تھا۔ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ لیڈی گھوسٹ یا تو کوئی جادوگرنی ہے یا پھر اس کا تعلق واقعی بھوت پریت کی دنیا سے ہے جس کے لیے حفاظتی سسٹم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ غیبی حالت میں آتی ہے اور اپنی مطلوبہ چیز لے کر نکل جاتی ہے۔ اس کا تاثر اس بات سے زیادہ پڑ رہا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی لیڈی گھوسٹ نے چوری کیا ہے ان کی حفاظت اور ان چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف کیمرے بھی لگائے گئے تھے، لیکن ان کیمروں میں بھی لیڈی گھوسٹ کی کوئی تصویر نہیں آئی ہے۔ کیمروں میں نظر آنے والی مطلوبہ چیز اچانک غائب ہو جاتی تھی جیسے کسی نے جادو کے زور سے اسے غائب کیا ہو۔ جولیا نے کہا، تب تو واقعی یہ کام کوئی بھوت یا اس کی سہیلی ہی کر سکتی ہے جو خود کو لیڈی گھوسٹ کہتی ہے۔ عمران نے کہا، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے لیکن ہمارا خیال یہی ہے کہ لیڈی گھوسٹ جو بھی ہے وہ یہ سب سائنسی طریقے سے کرتی ہے۔ اب ان کاموں کے لیے وہ کون سے سائنسی آلات استعمال کرتی ہے اس کے بارے میں ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکے۔ صدیقی نے کہا، کیا تم نے ان مقامات کا جائزہ لیا ہے جہاں جہاں لیڈی گھوسٹ نے چوری کی وارداتیں کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، چونکہ یہ کیس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے دائرے میں نہیں آتا اس لیے ہم نے میڈیا کوریج سے استفادہ حاصل کرنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ چوہان نے کہا، کسی چور کے پیچھے بھاگنا واقعی سیکرٹ سروس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، لیکن یہ کام 4 سٹارز تو کر سکتے ہیں۔ عمران نے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کر تو سکتے ہیں، لیکن صدیقی نے کہا اور کہتے کہتے رک گیا، کر بھی سکتے ہوں اور لیکن بھی یہ کیوں؟ عمران نے حیرت سے کہا، پچھلے دنوں 4 سٹار سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کا چیف کو علم ہو گیا تھا۔ چیف نے ہماری اس غلطی کی وجہ سے فوری طور پر 4 سٹارز ختم کر دی تھی۔ صدیقی نے کہا تو عمران جو صوفے سے کمر لگائے بیٹھا تھا صدیقی کی بات سن کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے اسے صدیقی کی بات سن کر واقعی دھچکا لگا ہو۔ چیف نے 4 سٹارز تنظیم ختم کر دی ہے؟ لیکن کیوں؟ کیا غلطی ہوئی تھی تم سے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں بتاتی ہوں۔ جولیا نے کہا تو عمران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ جولیا کچھ کہتی اسی لمحے اچانک عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی جو سامنے میز پر ہی رکھا ہوا تھا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر سب کی نظریں عمران کے سیل فون کی طرف اٹھ گئی اور پھر جیسے ہی ان کی نظریں سکرین کے ڈسپلے پر پڑی وہ سب چونک اٹھے۔ سکرین پر X2 کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو ایک گنجے سر والے اور مضبوط جسم کے مالک ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فون سیٹوں میں سے نیلے رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا جس پر لگا ہوا ایک بلب بھی سپارک کر رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کا چہرہ بے حد بڑا اور بلڈاگ جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی مگر ان میں بلا کی چمک تھی جو اس کی ذہانت کا غماز تھی۔ یس، کرنل اسکاٹ، چیف آف سپر ایجنسی اسپیکنگ، ادھیڑ عمر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ گرے بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ گرے، کیا مطلب؟ تم تو پاک ایشیا میں موجود تھے، کب آئے پاک ایشیا سے اور مجھے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی تھی تم نے؟ کرنل اسکاٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کے لہجے میں غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ میں سب کچھ آپ کے پاس آ کر بتانا چاہتا ہوں چیف، آپ مجھے ہیڈ کوارٹر آنے کی اجازت دیں پلیز، گرے نے کہا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ کرنل اسکاٹ نے پوچھا۔ اپنے فلیٹ میں ہو چیف، اگر آپ اجازت دیں تو میں 20 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، گرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، کرنل اسکاٹ نے کہا۔ تھینک یو چیف، میں بس پہنچ رہا ہوں، گرے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو کرنل اسکاٹ نے اوکے کہہ کر ریسیور کو ریڈر پر رکھ دیا۔ یہ نانسنس پاک ایشیا سے کب آیا ہے اور اس نے آنے سے پہلے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کرنل اسکاٹ نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا سیل فون اٹھایا اور اس پر نمبر پریس کرنے لگا۔ نمبر پریس کر کے اس نے کالنگ بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔
यस चीफ, कॉटर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कॉटर, क्या तुम जानते हो कि ग्रे पाकिस्तान से इसराइल पहुंच गया है? कर्नल स्कॉट ने गुस्सेले लहजे में कहा। ग्रे पाकिस्तान से इसराइल पहुंच गया है? ये कैसे हो सकता है? अभी दो रोज कबल तो मेरी इससे बात हुई थी और वो पाकिस्तान में ही मौजूद था, फिर वो अचानक और इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया? कार्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नॉनसेंस, तुम मेरे नंबर 2 हो। क्या तुम्हें आने से पहले ग्रे ने इतला दी थी? कर्नल स्कॉट ने गुर्राते हुए कहा। नो चीफ, मुझे तो इसने कोई इतला नहीं दी थी। कार्टर ने फौरन कहा। तो फिर वो यहाँ क्यों आया है? कर्नल स्कॉट ने गुर्रा कर कहा। मैं क्या कह सकता हूँ चीफ, ये तो ग्रे खुद ही तो बता सकता है। वो वापस क्यों आया है और उसने आने से पहले मुझे या आपको इतला क्यों नहीं दी थी? कार्टर ने कहा। वो मुझसे मिलने आ रहा है, मैं देखता हूँ कि वो क्या कहता है। अगर उसकी वापसी में कोई हमाकत आमेज वजह हुई तो मैं उसे अपने हाथों से शूट कर दूंगा। कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके पास आ जाऊं। ग्रे की अचानक और गैर मुतवक्का वापसी पर मुझे भी हैरत हो रही है, कार्टर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ठीक है, वो 20 मिनट तक मेरे पास पहुंच रहा है, तुम भी आ जाओ, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, थैंक यू चीफ, मैं इससे पहले आपके पास पहुंच जाऊंगा, कार्टर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो कर्नल स्कॉट ने सेलफोन कान से हटाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चंद लम्हों वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने अपने सामने पड़ी हुई फाइल की तरफ देखना शुरू कर दिया जिसका वो पहले से मुतालिया कर रहा था। 15 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर उसने फाइल से सर उठा लिया। यस, कर्नल स्कॉट ने तेज लहजे में कहा। तो उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान का चेहरा दिखाई दिया जिसने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो किसी अंग्रेजी फिल्म का हीरो दिखाई दे रहा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नौजवान ने, जो कार्टर था, बड़े मौतबाना लहजे में कहा। तो कर्नल स्कॉट ने अस्बात में सर हिला दिया और नौजवान पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और कर्नल स्कॉट के सामने बड़े मौतबाना अंदाज में खड़ा हो गया। बैठो, कर्नल स्कॉट ने कहा। तो कार्टर थैंक्स कहता हुआ इसके सामने बैठ गया। आए नहीं अभी ग्रे? कार्टर ने पूछा। अभी 5 मिनट बाकी हैं इसके आने में, कर्नल स्कॉट ने कहा। तो कार्टर ने अस्बात में सर हिला दिया। कर्नल स्कॉट एक बार फिर फाइल पढ़ने में मसरूफ हो गया। 5 मिनट बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई तो कर्नल स्कॉट ने सर उठा लिया। यस, कर्नल स्कॉट ने अपने मखसूस गुर्राहट भरे अंदाज में कहा। तो दरवाजा खुला और वहां एक और नौजवान का चेहरा दिखाई दिया। मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? नौजवान ने कहा। आओ, कर्नल स्कॉट ने कहा। तो नौजवान सर हिलाता हुआ पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसने भी कीमती लिबास पहन रखा था, लेकिन वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। अलबत्ता उसकी पेशानी चौड़ी और आंखें रोशन थी जो उसकी जहानत की गमाज थी। अंदर आकर वो कर्नल स्कॉट के सामने इंतहाई मौतबाना अंदाज में खड़ा हो गया। इसने कर्नल स्कॉट और कार्टर को मौतबाना अंदाज में सलाम भी किया था। बैठो, कर्नल स्कॉट ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो नौजवान भी थैंक्स कहकर कार्टर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। ग्रे, तुम अचानक इसराइल कैसे पहुंच गए? तुम्हें तो चीफ ने बतौर फॉरेन एजेंट पाकिस्तान भेजा था ताकि वहां रहकर अपनी जगह बना सको और पाकिस्तान से इसराइल के लिए अहम मालूमात हासिल कर सको। कार्टर ने आने वाले नौजवान की तरफ गौर से देखते हुए कदरे गुस्सेले लहजे में कहा। यस सर, ग्रे ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। यस सर के बच्चे, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए हो और तुमने वापस आने से पहले हमें इतला क्यों नहीं दी? कर्नल स्कॉट ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। चीफ, कुछ कहने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ग्रे ने कहा। इसका लहजा इस तरह इंतहाई मौतबाना था। क्या दिखाना चाहते हो तो मुझे? कर्नल स्कॉट ने गुर्रा कर कहा। तो ग्रे ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और सुर्ख रंग की एक छोटी सी थैली निकालकर उठते हुए कर्नल स्कॉट की तरफ बढ़ा दी। थैली के मुंह पर स्याह रंग की डोरी लगी हुई थी। क्या है ये? कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा और इसे थैली ले ली। उसे खोल कर देखें, ग्रे ने बेहद मुतमईन लहजे में कहा। कर्नल स्कॉट गौर से उसकी तरफ देख रहा था। ग्रे के चेहरे पर उसे गैर मामूली चमक दिखाई दे रही थी, जैसे वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम देकर आया हो। चंद लम्हे कर्नल स्कॉट इसकी जानिब गौर से देखता रहा। फिर उसने थैली के मुंह पर बंधी हुई डोरी खोली और थैली को नीचे से पकड़कर दूसरे हाथ पर उसे पलट दिया। थैली से नीले रंग का एक हीरा निकलकर कर्नल स्कॉट की हथेली पर आ गया। हीरा माचिस की एक डबिया जितना बड़ा था। इस हीरे से नीले रंग की किरणें फूट रही थी, जिससे कमरे की रोशनी भी नीले रंग की हो गई थी। ब्लू डायमंड, ये तो ब्लू डायमंड मालूम होता है, कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा। कार्टर भी हैरत से कर्नल स्कॉट के हाथ में नीले हीरे की जानिब देख रहा था। यस चीफ, ये ब्लू डायमंड ही है, ग्रे ने कहा। तो मुझे ये हीरा क्यों दिखा रहे हो? कर्नल स्कॉट ने मुंह बनाते हुए कहा। ये हीरा दुनिया के इन चंद कदीमो नायाब हीरों में से है चीफ, जिसकी कीमत आलमी मंडियों में अरबों डॉलर है, ग्रे ने कहा। क्या ये तुम पाकिस्तान से लाए हो? कार्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस सर, ये हीरा पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल म्यूजियम में रखा गया था और इस हीरे के बारे में कहा जा रहा था कि ये दुनिया का कदीम तरीन हीरा है, जिसका ताल्लुक मिस्र के करीब दौर के फिरौन रामसोम से है। ये हीरा रामसोम के ताज पर लगा हुआ था और इस ताज और हीरे की तलाश में पाकिस्तान के एक माहिर आसार कदीमा का हाथ था। इसलिए ये हीरा मिस्री हुकूमत ने एजाजी तौर पर इस माहिर आसार कदीमा को तोहफे में दिया था।
जिसने हीरा अपने पास रखने की बजाय पाक एशिया के बड़े नेशनल म्यूजियम में रखवा दिया था। चूंकि ये हीरा इंतहाई कदीम और तारीखी हैसियत का हामिल था, इसलिए उसे पूरी दुनिया के अजायब घर अपने लिए हासिल करना चाहते थे। लेकिन पाक एशिया किसी भी कीमत पर यह हीरा फरोख्त करने के लिए रजामंद नहीं हो रहा था। इस हीरे को पाक एशियाई अजायब घर से कई बार चोरी भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाक एशियाई हुकूमत ने हीरे की हिफाजत के लिए अजायब घर में खातिर खवा इंतजाम कर रखे थे, जिसकी वजह से कोई हीरे के करीब भी नहीं भटक सकता था। हीरे की अहमियत का मुझे भी अंदाजा था, इसलिए मैं भी इस हीरे को देखना चाहता था। क्योंकि आपने मुझे पाक एशिया भेज दिया था, पाक एशिया में जाते ही मेरा ब्रीफकेस और मेरा सामान चोरी हो गया था, जिसमें मेरा पासपोर्ट और दूसरा सामान था। इसलिए मैंने वक्ती तौर पर एक्रीमियन सफारत खाने में पनाह हासिल कर दी थी और काफ़ी दिनों से वहीं था, ताकि मेरे कागजात मुकम्मल होकर आएँ तो मैं पाक एशिया में अपनी जगह बनाकर अपना काम शुरू कर सकूं। क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैं ब्लू डायमंड देखने के लिए एक दिन एक नेशनल म्यूजियम में चला गया। ब्लू डायमंड को अजायब घर के एक दिन नेशनल म्यूजियम में अलग अलग और इंतहाई हिफाजती मकाम पर रखा गया था। मैंने इस हीरे को देखा तो उसे देखते ही मेरे दिल में भी लालच जाग उठा। इस कदर खूबसूरत और कीमती हीरा हमारे पास होना चाहिए। मैं दिल ही दिल में इस हीरे को चोरी करने का प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ हीरे की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किया गया है तो मैं मायूस हो गया। इस सिक्योरिटी हसार की वजह से किसी भी तरह यह मुमकिन नहीं था कि हीरे के करीब ही पहुँचा जा सके, इसलिए मैं खामोश हो गया था। सफारत खाने में मुझे इसराइली एजेंट होने की वजह से खासी मराहत हासिल थी और मैं एक्रीमियन सफारत खाने में आज़ादी से घूम फिर सकता था। एक दिन मैं फर्स्ट सेक्रेटरी के ऑफिस से मुलिका कमरे में बैठा था, जहां से मुझे फर्स्ट सेक्रेटरी के साथ एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस शख्स को जानता हूं। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने जब अंदर झांका तो वो शख्स मुझे दिखाई दे गया जो फर्स्ट सेक्रेटरी से बात कर रहा था। वो शख्स मेकअप में था, लेकिन मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो एडवर्ड था, जिसका ताल्लुक एक्रीमिया की एक सीक्रेट एजेंसी 09 से था। मैं एक केस के सिलसिले में एडवर्ड के साथ काम कर चुका था। उसे वहां देखकर मुझे हैरत हो रही थी, लेकिन वो चूंकि एक्रीमियन सफारत खाने में था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो ना दी। अलबत्ता मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर जब एडवर्ड के मुंह से भी मैंने ब्लू डायमंड का नाम सुना तो मैं भी इख्तियार चौंक पड़ा और मैं फौरन उठकर फर्स्ट सेक्रेटरी के ऑफिस के दरवाजे की साइड पर दीवार के पास आकर खड़ा हो गया ताकि उनकी आवाज़ें बखूबी सुन सकूं। और मैंने जब फर्स्ट सेक्रेटरी और एडवर्ड की सारी बातें सुनी तो मैं हैरान रह गया। ग्रे ने तफसील बताते हुए कहा, क्या बातें कर रहे थे वो? कर्नल स्कॉट ने उसकी तरफ से गौर से देखते हुए पूछा। एडवर्ड फर्स्ट सेक्रेटरी को बता रहा था कि उसने पाक एशिया का एक बेहद सीक्रेट और अहम राज हासिल कर लिया था। उसे पाक एशिया के राज की एक फाइल मिली थी, जिसकी उसने इस पास मौजूद मास्टर गन, जो कि एक लेजर कैमरे वाली कलम जैसी थी, से तस्वीरें बना ली थी। लेजर कैमरे वाला कलम, जिसे मास्टर गन कहा जाता है, कि ये खासियत है कि इसमें एक ताकतवर कैमरा लगा होता है जिसकी सारी मेमोरी लेजर में ही सेफ होती रहती है, जिसे जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर प्रिंटर से आसानी से हासिल किया जा सकता है। और मास्टर गन की एक और खसूसियत है कि अगर इसमें ये डाटा हो जो इंतहाई सीक्रेट हो और इसे दुश्मन के हाथ लगने से बचाना हो तो मास्टर गन से लेजर के जरिए सारा डाटा किसी भी आम सी चीज में आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। जैसे अगर मास्टर गन में तस्वीरी डाटा हो या कोई दूसरा मवाद और मास्टर गन का दुश्मन के हाथों में जाने का खतरा हो तो फिर मास्टर गन से लेजर के जरिए ही इस सारे डाटा को किसी आम से पत्थर में भी महफूज किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इस पत्थर से लेजर के जरिए ही इस डाटा को इस खास मास्टर गन में वापस भी हासिल किया जा सकता है। एडवर्ड के पास भी ऐसी ही मास्टर गन थी। इसने पाक एशिया का जो राज हासिल किया था वो तस्वीरी शक्ल में इसके पास मौजूद मास्टर गन में था, लेकिन खुफिया तस्वीर लेते हुए वो अचानक वहां की सिक्योरिटी की नजरों में आ गया था। सिक्योरिटी ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन एडवर्ड वहां से भाग निकला। सिक्योरिटी एडवर्ड के ताक़ुब में थी, इसलिए वो भागता हुआ इस नेशनल म्यूजियम में पहुंच गया जहां ब्लू डायमंड मौजूद था। म्यूजियम में ज्यादा रश नहीं था और एडवर्ड जानता था कि अगर वो जल्द यहाँ से ना निकला तो सिक्योरिटी इदारे वाले नेशनल म्यूजियम में पहुंचकर उसे पकड़ लेंगे और उसके पास मौजूद मास्टर गन से वो तमाम तस्वीर आसानी से उनके सामने आ जाएंगी, जिससे इसका गैर मुल्की एजेंट होना साबित हो जाएगा। इसलिए एहतियात के पेश नज़र एडवर्ड मास्टर गन लेकर ब्लू डायमंड के करीब आ गया। उसने इंतहाई एहतियात से मास्टर गन से लेजर डाटा ब्लू डायमंड में मुंतकिल कर दिया। चूंकि मास्टर गन से निकलने वाली लेजर दिखाई नहीं देती थी, इसलिए एडवर्ड ने आसानी से गन में मौजूद सारा डाटा ब्लू डायमंड में मुंतकिल कर दिया। इसने डाटा ब्लू डायमंड में मुंतकिल किया ही था कि पाक एशिया की एक एजेंसी उसे तलाश करती हुई नेशनल म्यूजियम पहुंच गई। एजेंसी के अफराद को नेशनल म्यूजियम में आते देखकर एडवर्ड ने मास्टर गन जमीन पर गिराकर इस पर पांव रखकर उसे तोड़ दिया और वहां से हट गया। पाक एशियाई फोर्स ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर नेशनल म्यूजियम से फरार होने में कामयाब हो गया और भागता हुआ वो एक्रीमियन सफारत खाने में पहुंच गया जहां वो महफूज हो गया था। एक्रीमियन फर्स्ट सेक्रेटरी एडवर्ड पर बरहम हो रहा था कि अगर उसे म्यूजियम से भाग निकलने का कोई मौका मिल ही गया था तो उसने डाटा ब्लू डायमंड में क्यों मुंतकिल किया था।
और अगर इसने डाटा ब्लू डायमंड में मुंतकिल कर ही दिया था तो उसे मास्टर गन तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर एडवर्ड का कहना था कि नेशनल म्यूजियम में जिस तरह अचानक पाकिस्तानी फोर्स दाखिल हुई थी इस वक्त उसे अपने बचाव का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और अगर वो सबूत के साथ पकड़ा जाता तो इसके लिए मुश्किल हो जाती। फोर्स को देखकर उसने मास्टर गन तोड़ी और फोर्स से बचने के लिए वो अजायब घर के उकबी हिस्से की तरफ चला गया जहां एक दीवार मुरम्मत के लिए तोड़ी गई थी। इस दीवार को टूटा हुआ देखकर उसे वहां से निकलने का मौका मिल गया था और उसे भी इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसे कलम नहीं तोड़ना चाहिए था। वो कलम से लेकर दोबारा नेशनल म्यूजियम में आता और डायमंड में ट्रांसफर किए हुए डाटा को दोबारा इस कलम में ट्रांसफर करके आसानी से ले जा सकता था। एडवर्ड और फर्स्ट सेक्रेटरी की परेशानी इस बात की थी कि उनके पास ऐसी दूसरी मास्टर गन नहीं थी जिससे वो ब्लू डायमंड से तस्वीरी डाटा वापस निकाल सकते थे, इसलिए उन्हें एक्रीबिया से नई मास्टर गन मंगवानी पड़ेगी जिसमें वक्त लग सकता है। ग्रे ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि एक्रीबियन एजेंट एडवर्ड ने जो पाकिस्तानी राज तस्वीरी शक्ल में हासिल किया था इस ब्लू डायमंड में है? कर्नल स्कॉट ने ग्रे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, यस चीफ, अभी तक वो सारा डाटा इस डायमंड में मौजूद है, इसलिए तो मैं उसे आपके पास लाया हूँ। ग्रे ने जवाब दिया, लेकिन वो राज है क्या? इसके बारे में तुम कुछ जानते हो? कार्टर ने पूछा। पाकिस्तान में एक नया और जदीद मिसाइल स्टेशन तैयार किया जा रहा है जहां पाकिस्तान नए और इंतहाई तेज रफ्तार मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है। इस मिसाइल स्टेशन से पाकिस्तान इसराइल समेत कई मुखालिफ ममालिक का टारगेट पर ले सकता है। इन मिसाइलों में एक ऐसा मिसाइल भी शामिल है जिससे खसूसी तौर पर एक्रीमिया के इन बहरी बेड़ों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो एशिया के खलीज में मौजूद हैं, ताकि अगर इन बेड़ों से पाकिस्तान के खिलाफ कोई अमली कार्रवाई अमल में लाई जाए का प्रोग्राम बनाया जाए तो पाकिस्तान नए और ताकतवर मिसाइलों से इन बेड़ों का समंदर बर्थ कर सके। इस बात की खबर एक्रीमियन को हो गई थी, इसलिए एक्रीमिया से इस मिसाइल स्टेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एडवर्ड को भेजा गया था, जिसने अभी तक दो और जहानत से मिसाइल स्टेशन तक रसाई हासिल कर ली थी और वो मिसाइल स्टेशन के महल्ले वकू की तस्वीर भी लेने में कामयाब हो गया था। ग्रे ने जवाब दिया, ओह, तो इस डायमंड में इस मिसाइल स्टेशन की तस्वीर है जहां से पाकिस्तान इसराइल को भी टारगेट बना सकता है। कर्नल स्कॉट ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, यस चीफ, ये सब बातें सुनकर इस डायमंड को हासिल करना और भी ज़रूरी हो गया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नेशनल म्यूजियम से आखिर डायमंड कैसे हासिल करूं। नेशनल म्यूजियम की टाइट सिक्योरिटी मेरे लिए मसला थी और इस डायमंड की अहमियत एक्रीमिया के लिए भी बढ़ गई थी। मैंने फर्स्ट सेक्रेटरी और एडवर्ड की बातें सुनने के बाद खास तौर पर फर्स्ट सेक्रेटरी की मसरूफियात में नज़र रखना शुरू कर दी कि वो नेशनल म्यूजियम में मौजूद ब्लू डायमंड से लेज़र डाटा हासिल करने के लिए अब कौन सा इकदाम करेगा। आया कि वो एक्रीमिया से मास्टर गन मंगवाएगा या वो नेशनल म्यूजियम से ब्लू डायमंड हासिल करने का फैसला करेगा, ग्रे ने कहा। फिर कार्टर ने इसकी बातें दिलचस्पी से सुनते हुए पूछा, मैं इसराइली एजेंट के तौर पर पाकिस्तान गया था, इसलिए मेरे पास कुछ साइंसी आलात भी थे जिनमें से किसी की भी निगरानी कर सकता था। मैंने इन आलात से फर्स्ट सेक्रेटरी की निगरानी शुरू कर दी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि फर्स्ट सेक्रेटरी ने नेशनल म्यूजियम से ब्लू डायमंड चोरी कराने का फैसला कर लिया है। इसने नेशनल म्यूजियम से ब्लू डायमंड चोरी कराने का टास्क लेडी घोस्ट को देने का फैसला किया था। ग्रे ने कहा, लेडी घोस्ट? ये लेडी घोस्ट कौन है? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर पूछा तो ग्रे ने उसे पाकिस्तान में चोरी के सिलसिले में हलचल मचाने वाली लेडी घोस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये खबर हमने भी अखबार में पढ़ी थी कि किसी लेडी घोस्ट ने पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम से एक तारीखी और कदीम हीरा ब्लू डायमंड चोरी कर लिया है, कार्टर ने कहा। हाँ, लेडी घोस्ट ने फर्स्ट सेक्रेटरी से हीरा $4 लाख में चोरी करने का मुआहदा किया था, जिसके लिए उसने फर्स्ट सेक्रेटरी से एक खुफिया अकाउंट में $2 लाख मुंतकिल कराने के लिए कहा था और $2 लाख उसने डायमंड की डिलीवरी के वक्त मांगे थे। चूंकि फर्स्ट सेक्रेटरी के लिए मिसाइल स्टेशन का डाटा हासिल करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए उसने लेडी घोस्ट की तमाम बातें मान ली थी। अगले ही दिन म्यूजियम से हैरतअंगेज तौर पर हीरा चोरी कर लिया गया और सुबह फर्स्ट सेक्रेटरी साहब को लेडी घोस्ट का पैगाम आ गया कि हीरा उसके पास है। वो मुआहदे के मुताबिक $2 लाख उसे देकर और उसे हीरा ले जाएगा। इस रोज इत्तेफाक से फर्स्ट सेक्रेटरी की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने $2 लाख देकर सफारत खाने की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके एतमाद के 2 अफराद और एक ड्राइवर को लेडी घोस्ट के बताए हुए एड्रेस पर भेज दिया। चूंकि मुझे भी इस बात का इल्म हो चुका था कि लेडी घोस्ट ने उन्हें कहाँ बुलाया है, तो मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के जाने से पहले ही वहां जाकर छुप गया जहां लेडी घोस्ट ने उन्हें बुलाया था। लेडी घोस्ट ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में बुलाया था। मैं चूंकि पहले से ही वहां मौजूद था, इसलिए मैं खुफिया जगह से निकलकर ठीक उनकी कार के पास आकर छुप गया था, ताकि जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके साथी लेडी घोस्ट से ब्लू डायमंड लेकर वापस आए तो मैं उन्हें वहीं हलाक कर दूं और ब्लू डायमंड लेकर वहां से निकल जाऊं। कब्रिस्तान में तेज बारिश हो रही थी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कार जहां खड़ी थी मैं उससे कुछ फासले पर एक घने दरख्त में छुपा हुआ था।
चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपने दो साथियों को लेकर बारिश में ही कब्रिस्तान के अंदर की तरफ चला गया था। कार में सिर्फ इनका ड्राइवर ही मौजूद था। मैं उसी इंतजार में था कि जब तक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लेडी घोष से ब्लू डायमंड लेकर नहीं आएगा मैं वहीं छुपा रहूंगा। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि मैंने अंधेरे में एक साया सा कार की तरफ बढ़ते देखा। अंधेरे में एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लंबा और पतला सा भूत कार की तरफ बढ़ रहा हो। उसी लम्हे बिजली चमकी तो मैंने इस भूत को देखा तो मैं हैरान रह गया। वो भूत नहीं, एक लड़की थी जिसने मशहूर अंग्रेजी फिल्म बैटमैन के हीरो जैसा लिबास पहन रखा था। लड़की ने कार के पास पहुंचकर खिड़की की दस्तक दी तो ड्राइवर चौंक पड़ा और फिर वो खौफनाक लड़की को देखकर डर गया। लेकिन लड़की ने उससे कुछ कहा तो ड्राइवर ने डरते डरते कार की खिड़की का दरवाजा खोल दिया और लड़की ने लिबास की जेब से एक थैली निकालकर ड्राइवर को दी। उससे कुछ कहती हुई कब्रिस्तान की तरफ भाग गई। मुझे इस लड़की पर बेहद हैरत हो रही थी कि वो कौन थी और उसने ड्राइवर को जो थैली दी थी उसमें क्या था। अभी मैं सोच रहा था कि ड्राइवर ने थैली खोलकर उसमें से हीरा निकाला तो कार में हीरे की नीली रोशनी भर गई। ड्राइवर के हाथ में ब्लू डायमंड देखकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि वो लड़की आई थी वो यकीनन लेडी घोष थी जिसे म्यूजियम से डायमंड चोरी किया था और उसने हीरा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर या उसके किसी साथी को देने की बजाय ड्राइवर को क्यों दे दिया था। Like, comment, share, press the bell icon